Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching 5 classes. Let's hit the concepts. तो अभी तक हम लोगों ने 3.7 तक लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें ग्राफ एनालिसिस के बारे में काफी डिस्कस किया था, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अब ग्राफ एनालिसिस से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं फटाफट क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वीडियो स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं फटाफट सॉल्यूशन में बता दूंगा। ठीक है, चलो अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, मैं डिटेल में उसे लिखने के लिए नहीं जा रहा हूं, सीधा मैं आपसे बता देता हूं कि क्वेश्चन में है क्या। देखो एक्सटी कर्व दिया हुआ है, एक्सटी कर्व या कुछ कई कई जगह ना एसटी भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई जगह। ठीक है, ये ए पोर्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये पोर्शन दिखा है ना, ए बी सी और डी, और पूछता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पोर्शन कौन सा होगा। ये सवाल है, जल्दी जल्दी सोचो और फटाफट बताओ। ये क्वेश्चन आया था नीट 2008, ये नीट 2008 का क्वेश्चन है ना, नीट 2008। अच्छा, एक्सटी कर्व में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पहली बात तो ये बात है। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt, दैट मींस स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व। अब स्लोप जब डालेंगे तो देखो यहाँ पे स्लोप कैसा हुआ है ना, ये कुछ थीटा हो गया, यहाँ पे स्लोप कैसा हो गया, ये हो गया, यहाँ पे स्लोप क्या होगा। तो हाईएस्ट स्लोप कौन सी जगह पे आ रहा है, डी पे, सी पे, बी पे, ए पे, कौन से एरिया में स्लोप सबसे ज्यादा आ रहा है, सी पे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। सी पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए फटाफट। वीटी कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज, ये एम्स 1999 का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है एम्स 1999 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पार्टिकल को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया तो उसका वीटी कर्व क्या होगा। वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया तो पहले एक बात बताओ, अगर किसी पार्टिकल को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, वो सीधे सीधे ऊपर जाएगा और सीधे सीधे नीचे आएगा। तो ये सीधे सीधे ऊपर गया, एक जीरो वेलोसिटी अटेन करेगा और फिर सीधे सीधे नीचे आ जाएगा। अच्छा, जब ये प्रोसेस हो रहा है, अच्छा इसका कुछ कर्व बना सकते हो, ऑप्शंस दिए हैं, हाइपरबोला, हाइपरबोला, कौन सा कर्व बनाना है तुम्हें, वीटी कर्व बनाना है, वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना है, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, और एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एलिप्स, एलिप्स, एलिप्स। ये चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। तो बताओ क्या हो सकता है, जल्दी अपने से क्वेश्चन बनाओ। अच्छा मैं बताता हूँ, है ना। अगर देखो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी u से किसी पार्टिकल को भेजा गया, फेंका गया, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। अब जब नीचे आने लगेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगेन सेम वेलोसिटी ये गेन कर लेता है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसको माइनस यू भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन मैंने नीचे दिखा दिया तो यू लिख दिया सीधे। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये बात हो गई। और मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, वेलोसिटी घट रही है, लेकिन एक्सीलरेशन का क्या केस है, क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या बदल रहा है। देखो जब भी बॉडी ना नॉर्मली हवा में होती है ना, हवा में होती है जब भी बॉडी, और तो ना उसमें सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन लग रहा था, वो एक्सीलरेशन कौन सा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक ऊपर की ओर है, लेकिन ये घट रहा है। लेकिन अच्छा मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे घट रहा है, छोड़ो, वेलोसिटी ऊपर की ओर है लेकिन एक्सीलरेशन नीचे की ओर है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर है, साथ ही साथ ये क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए क्या हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, एटी कर्व एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है, देखो पहली बात तो नेगेटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी कर्व कैसा होना चाहिए, वीटी कर्व को कैसा होना चाहिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा यहाँ बना देता हूँ। हाँ, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट आता है, एक्सीलरेशन कर्व कांस्टेंट आ रहा है, तो वीटी कर्व को कैसा होना चाहिए,
वीटी कर्व को स्ट्रेट लाइन होना चाहिए विद सम स्लोप, स्लोप कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो देखो एक्सीलरेशन पहली बात तो निगेटिव है और कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी शुरुआत में ऊपर की ओर है, फिर एक पॉइंट पे जाके 0 हो गया और फिर आगे नीचे की ओर है। इस तरफ वेलोसिटी नीचे की ओर है, इधर वेलोसिटी नीचे की ओर है, इधर वेलोसिटी ऊपर की ओर है। तो इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर 0, फिर नेगेटिव है। और ये चेंजेस कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में होगा क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव था, कम 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 हुआ, 0 हो गया, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में ही। समझ में आ रही है बात। ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो स्लोप हर जगह नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन हर जगह नेगेटिव है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था, ये 1999 का क्वेश्चन था। और ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर एम्स 2003 में। अच्छा, अब तो इसमें से आंसर कौन सा होगा कि अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड तो उसका वीटी कर्व कैसा होगा, इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखो वी सॉरी ये नहीं है, ये क्या है, वी है। तो वीटी कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इसका ये आंसर करेक्ट होगा। और ऐसा ही 2003 में क्वेश्चन आया, एम्स 2003 में क्वेश्चन आया कि कर्व प्लॉट करके बताओ। तो कर्व ये हो गया ना, यही तो हो गया वीटी कर्व। अच्छा, लेकिन एक बड़ी बात, अच्छी बात मैं बता देता हूं उसमें तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या था ना कि उसने कहा कि वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन है, ठीक है फाइन, लेकिन आपने वीटी कर्व नहीं प्लॉट करना था, स्पीड एंड टाइम का कर्व प्लॉट करना था। उसमें स्पीड एंड टाइम का कर्व प्लॉट करना था। तो स्पीड हो गया तो क्या हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब कि ये नेगेटिव पोर्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एस टी कर्व जो होगा ना वो इस तरीके से हो जाएगा। एस टी कर्व जो होगा वो ये 0 आया, लेकिन फिर नेगेटिव ना होने की बजाय वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ऊपर आ जाएगा। तो ये कर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा चलो चौथे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वीडियो स्टॉप कर करके तुम्हें जो भी सोचना है, थिंकिंग और क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, एम्स 2003 का है अगेन। An object is moving with a uniform acceleration which is parallel to the instantaneous direction of motion. The displacement velocity graph of the object is, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ पूछा है हमने। xt को vt में कन्वर्ट करना, vt को xt से at से vt, ये सब चीजें देखी थी। लेकिन sv में कन्वर्ट करना, मतलब कि क्या कहते हैं इसे, xv डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में कन्वर्ट करना, ये तो अभी तक नहीं देखा था, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए जो है कि थोड़ा सा नया है। ये क्वेश्चन मैं फिर से तुम्हें समझाता हूँ एक बार कि इसमें कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, सच दैट कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी पैरेलल होंगे, है ना। अगर ऐसे हो गए, एक्सीलरेशन इधर की ओर वेलोसिटी इधर की ओर, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गए ना, पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल में अपोजिट या सेम डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये बात बोली है और कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कर्व कैसा होगा, ये पूछा है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कर्व कैसा होगा, तो ये बताना है हमें। चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं इसे रब कर देता हूं, आप ट्राई कीजिए, रब कर देता हूं और फिर उसके समझाते हैं। हाँ चलो, तो ये अपना चौथा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है कि एक्सीलरेट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मोशन रखता है, साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने सेम डायरेक्शन ले लिया, चलो ठीक है, सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे कंडीशन में हमें प्लॉट करना है xv का कर्व हमें प्लॉट करना है। क्या होगा xv का कर्व, तो देखो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब क्या कर सकते हैं। अगर हम रिलेशन निकाल लें x और v का तो हमें उसका नेचर पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। रिलेशन अगर निकाल लें हम x और v का तो हमें क्या पता चल जाएगा। देखो xt अगर प्लॉट करना होता ना तो बड़ा आसान हो जाता। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा बनता है, at कर्व कैसा बनता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऐसा होगा, ठीक है। और वैसे ही कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस पे vt का कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, लीनियर ही होगा विद स्लोप। अब ऐसे टाइम पे अगर xt प्लॉट करना होता, मुझे xt प्लॉट करना होता अगर,
तो ये क्या हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाता, स्लोप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तभी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये तो अपने को पता है, लेकिन हमें बनाना है एक्स और वी के बीच में ग्राफ बनाना है, ये कुछ नया चीज आ गया है ना, है कि नहीं। तो देखो, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम ये दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये फंक्शन कैसा होगा, अगर ये कांस्टेंट है तो ये लीनियर फंक्शन होगा, दैट मींस वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। और वैसे ही अगर ये t का फंक्शन है तो x कैसा रहा होगा, x जो रहा होगा ना वो t स्क्वायर का फंक्शन रहा होगा, प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तभी ना इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2t आएगा, मतलब कि t के प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, x को लिख दिया प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा चलो, अब दोनों में से ना हमने क्या कर लिया, डिवीजन ले लिया, तो v by x will become equals to t by t square, that is 1 by t। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, इतना तक समझने में कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही होगी। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, v is equals to k times of t, मतलब t को मैं v by k भी लिख सकता हूँ, t को मैं v by k भी लिख सकता हूँ, तो इसमें मैंने लिख दिया v by k, फाइन। अब देखो यहां से v इंटू v स्क्वायर, तो अब यहां से लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू k x, अरे बढ़िया रिलेशन मिल गया बिटवीन x एंड v। तो यहां से अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो चाहे तो रिवर्स कर लो, x इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमें कौन सा कर्व प्लॉट करना है, x और v के बीच में, अब रिलेशन पता है तो कर्व तो प्लॉट कर सकते हैं ना, ये हो गया x, ये हो गया v, तो x जो है v के स्क्वायर के टर्म में, देखो यहाँ पे x के अगर t के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता था तो कर्व ऐसा होता था, और यहाँ पे v भी x जो है v के v स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, मतलब कि ये x इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर आ रहा है, तो सेम चीज तो है, ये दोनों सेम चीज ही तो लग रहे हैं, तो कर्व कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर उसने xt पूछा होता तो भी आंसर यही आता, x भी पूछा है तो भी आंसर यही आएगा। हमें इसमें कौन सी बात ध्यान रखनी थी कि ये रिलेशन कैसे निकाला जाए, तो मैंने v का रिलेशन टाइम से देखा, x का रिलेशन टाइम से देखा, और दोनों को मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से मैंने v और x के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया। v और x का रिलेशन जो है कि स्क्वायर का आ रहा है, तो फिर पैराबोलिक कर्व बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक और क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो नोट करना, नोट कर लो फटाफट। और एक क्वेश्चन है कि फाइंड आउट, ये क्वेश्चन था, अच्छा ये पुराना क्वेश्चन, ये एम्स 2003 का था, ठीक है। अब फिर से एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट, लिखो फाइंड आउट find out the realistic curve among the given option, find out the realistic curve among the given option। तो यहाँ पे ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हुए थे, ये ऑप्शन बना देता हूं, ये xt कर्व था, सारा xt कर्व था, रियलिस्टिक कर्व अपने को फाइंड आउट करना है, xt एक कुछ इस तरीके से था, और एक कर्व था इस तरीके से x t, और एक कर्व था अपना, देख लेते हैं क्या था, हाँ इस तरीके से था x t, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा, ये वाली लाइन में थोड़ी सी स्टेप्स हो गई, ये हो गया। अच्छा चलो, अब इसमें से बताना है कि ए बी सी और डी में कौन सा कर्व रियलिस्टिक है, एक्चुअली में पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, एक्स टी कर्व में अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लेता हूँ और ऐसे कट करता हूँ, तो देखो मुझे 1, 2 और 3, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे 3 डिफरेंट पोजीशन मिल रहे हैं पार्टिकल के, विच इज नॉट पॉसिबल। तुम्हें ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम 10 बजे
मतलब यहाँ रूम पे भी हो, किचन में भी हो और बाहर रोड पे भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, एक ही जगह रहोगे ना, एक पार्टिकल एक समय पे तो एक ही जगह रहेगा ना, डबल रोल थोड़ी है या ट्रिपल रोल थोड़ी है कि नहीं? तो पोजीशन एक समय पे तो एक ही होना चाहिए। अगर ये 2-3 पोजीशन आ रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे तो ये ग्राफ गलत हो गया। वैसे ही इसमें देखो, जैसे कोई सा टाइम ले लो, काटो, 2 पोजीशन आ गए, गलत, गलत, रियलिस्टिक नहीं है, एक्चुअली में पॉसिबल नहीं। यहां पे भी देख लो, 2 पोजीशन आ गए, गलत। यहां पे देखो कहीं पे 2 पोजीशन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये कर रियलिस्टिक है, ठीक है। और एक बात ये भी कि एक्सटी कर्व कभी मतलब ऐसे सर्कुलर तो नहीं बनेगा, मतलब कभी भी क्लोज लूप में नहीं बनेगा। पहली बात, कभी क्लोज लूप में नहीं बनेगा। दूसरी बात, कभी ऐसा नहीं होगा कि 2-3 पॉइंट्स मिल जाए एक ही टाइम पे। और तीसरी एक बात कि कभी भी स्लोप इनफाइनाइट नहीं होगा, स्लोप 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। कभी भी कर्व पे अगर तुम स्लोप डालो कि मतलब तुम्हारा एक्सटी कर्व अगर ऐसा होता, ऐसा, तो इस पर ये ऐसा सा, तो इस जगह पे अगर आप स्लोप डालोगे ना, स्लोप डालोगे तो ये कितना हो रहा है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जा रहा है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो रहा है, मतलब tan थीटा क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। तो थीटा 90 डिग्री भी पॉसिबल नहीं होता है। tan थीटा इनफाइनाइट हो गया मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई, इनफाइनाइट वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर कहीं पे ऐसा भी मिल जाए ना तो भी वो गलत होगा, रियलिस्टिक नहीं होगा। आती बात समझ में? चलो अच्छा, अब और फिर मूव करते हैं। अच्छा तो चलो, अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस ग्राफ के कर लिए जो पीएमटी और AIEEE वगैरह में आ चुके हैं, सॉरी AIEEE नहीं, नीट और पीएमटी में आ चुके हैं। अच्छा, अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो डायरेक्टली ग्राफ के बारे में नहीं है, लेकिन ना वो क्या है कि जैसे एक्सेलरेशन का फार्मूला हुआ dv/dt, तो ये तो हमें पता हुआ ना, ग्राफ से ये सब सारी चीजें पता चली, स्लोप के बारे में पता चला, तो इनसे रिलेटेड मैथमेटिक्स का यूज करके क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आपको आंसर देना है फटाफट, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पीएमटी 1981 का क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, ऑप्शन है स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, एरिया ऑफ एक्सटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, एरिया ऑफ वीटी कर्व। बता दो एक्सीलरेशन कहां से निकलता था, एरिया इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, दैट मींस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो पीएमटी 1995 का, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन एट एनी टाइम t इज गिवन एज। एक पार्टिकल है जो कि XY प्लेन में मूव कर रहा है, तो पोजीशन उसका x और y का पोजीशन टाइम के साथ दिया हुआ है। टाइम के साथ दिया हुआ है कि 3t² - 60, 3t² - 60, और दूसरा क्या है t² - 2t, t² - 2t। ये देखो पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, उसका पोजीशन x डायरेक्शन का और y डायरेक्शन का टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। और अपन को फिर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये हो गया। उसके बाद ऑप्शंस दिया है कि व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, सो एक्सीलरेशन विल बी 0 व्हेन टाइम इज 0, ये एक ऑप्शन है। सेकंड है वेलोसिटी विल बी 0 व्हेन टाइम इज 0। थर्ड है वेलोसिटी विल बी 0 व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड। एंड फोर्थ है कि वेलोसिटी will not be 0, acceleration will not be 0 at any time, at any time, ठीक है। ये 1995 का कौन सा पीएमटी एग्जाम का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है अपने को। पोजीशन इन x डायरेक्शन, पोजीशन इन y डायरेक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्सीलरेशन का टाइम 0 पे 0 होगा, या वेलोसिटी टाइम 0 पे 0 होगा, या वेलोसिटी 0 होगा t = 1 सेकंड पे, या दोनों ही क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होंगी। तो भैया तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, पहले तो इक्वेशन निकालने पड़ेंगे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के, और उसमें टाइम की वैल्यू पुट करके चेक करनी होगी। अच्छा चलो भैया देख लेते हैं। अच्छा पहले x डैश, x डॉट का क्या मतलब होता है, x डॉट का मतलब होता है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x मैं निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएट करोगे तो 3t² का हो गया 60 - 6, और ये y डॉट क्या हो जाएगा, y डॉट क्या हो जाएगा 2t - 2, ठीक है, ठीक है। आती बात समझ में?
चलो अच्छा सेकंड डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखो वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो दोनों का वेक्टर सम। अगर दोनों ही क्वांटिटी जीरो होंगी तब जाके नेट वेलोसिटी जीरो होगा। सिर्फ एक के जीरो होने से नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। समझ में आती है बात? अगर एक डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रेजेंट है तो वेलोसिटी प्रेजेंट है, दोनों ही डायरेक्शन में वेलोसिटी जब जीरो होगी तब वेलोसिटी जीरो होगा। वैसे ही अब एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन निकालते हैं। अब एक्सीलरेशन मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, तो दो डॉट लगा दिया मैंने, ठीक है। इसको डेरिवेट कर लो 6 हो गया, इसको डेरिवेट कर लो 2 हो गया। तो मतलब कि देखो एक्सीलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में 6 है, कांस्टेंट है, वाई डायरेक्शन में 2 है, कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन तो कभी भी जीरो नहीं होने वाला, किसी भी टाइम पे जीरो नहीं होने वाला। एक्सीलरेशन तो कभी भी जीरो नहीं होने वाला, किसी भी टाइम पे जीरो नहीं होने वाला, ठीक है। अब वेलोसिटी अब हम टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए सेट करते हैं। यहाँ 0 डाला, यहाँ 0 डाला, तो इसका आंसर हो जाएगा -6, इसका आंसर हो जाएगा -2। मतलब कि टाइम 0 पे x डॉट तो -6 आ गया, y डॉट -2 आ गया। तो क्या ये 0 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब टाइम t इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं। जब यहाँ पे 1 डालोगे तो 6 इंटू 1 6 -6 0, तो ये 0 हो गया। और 2 इंटू 1 2 -2, ये भी 0 हो गया। मतलब कि दोनों 0 आ रहा है टाइम t इज इक्वल टू 1 पे। इट मींस वेलोसिटी जो है कि 0 हो जाएगी टाइम t इज इक्वल टू 1 पे। ये आंसर अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब वेलोसिटी एक जगह पे अपनी 0 आ रही है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी वन आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये। तो ये बात ऐसे समझ में आ गई। ऐसे ही है, देखो रिलेशन दिया होगा x और y के लिए, और या फिर सिर्फ x के लिए दिया होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में दिया होगा, कभी x के रेस्पेक्ट में दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। अपने को मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व करने। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो नीट 2016 का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, वीडियो रोको और फटाफट क्या करो, बनाओ सवाल, ठीक है। अच्छा देखो अब इसमें क्या कह रहा है, दो पार्टिकल के पोजीशन के बारे में लिख दिया है। दो पार्टिकल इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। अब कौन सा पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? दोनों की वेलोसिटी सेम होगी बात करना चाह रहे हैं, तो क्यों ना दोनों की वेलोसिटी निकाल लो ना। एक्स पी फर्स्ट डॉट मतलब कि वेलोसिटी हो गया, फर्स्ट डॉट मतलब कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो, तो ये ए हो गया प्लस 2bt हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक्स डॉट क्यू निकालोगे तो क्या हो गया, एफ टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ और माइनस टी स्क्वायर का 2t होता है, तो -2t। ये देखो ये दोनों वेलोसिटी मिल गई p और q की। अब जब वेलोसिटी सेम है मतलब xp इज इक्वल्स टू x डॉट p इज इक्वल्स टू x डॉट q होना चाहिए, ठीक है। x डॉट p लिख रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वेलोसिटी ऑफ p है, ये वेलोसिटी ऑफ q है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा चलो xp क्या है, a प्लस 2bt दैट इज इक्वल्स टू f माइनस 2t, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो t 2b प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू f माइनस a। दैट मींस टाइम क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए f माइनस a डिवाइडेड बाय 2 इंटू b प्लस 1। देखो यहां से 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये टाइम हो गया। इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, और यही अपना आंसर था। 4-5 ऑप्शंस दिए होते, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही, x और xp x क्यों दिया हुआ है, दो पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है, और कह रहा है कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो कौन सा टाइम क्या होगा। तो दोनों की वेलोसिटी निकाल लो, डिफरेंशिएट करके दोनों को इक्वेट कर लो और टाइम निकाल लो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो वो पिछला क्वेश्चन भी नीट 2016 का था, ये क्वेश्चन भी 2016 का ही क्वेश्चन है। इसमें देखो वेलोसिटी दिया है x के टर्म में, ठीक है, और बोल रहा है कि एक्सीलरेशन निकालो x के टर्म में। देखो पहली बात तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट तीनों ही टाइम के फंक्शन होते हैं, ठीक है। टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो सकती है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, तो टाइम के फंक्शन होते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में एक बात ये भी बोला है कि बीटा और एन जो है ना, ये दोनों कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट है मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। हाँ लेकिन x को कांस्टेंट नहीं बोला है, ना ही v को ना ही a को, ठीक है। तो v को x के टर्म पे लिखा गया है, फाइन, लेकिन x इज नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है। और v को, अच्छा चलो अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, स्लोप, ठीक है। dx/dt इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये बीटा x⁻²n, ठीक है। इतनी बात समझ में आती, ये हो गया। चलो
अच्छा अगर मैं एक्सीलरेशन लिखना चाहूँ तो वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाता है। तो यही तो वेलोसिटी है vx, है ना। अगर इसे ही एक बार और डिफरेंशिएट कर लूं तो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे लिखते हैं d2x डिवाइडेड बाई dt²। एक बार और डिफरेंशिएट कर लूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो बीटा तो कांस्टेंट है, निकाल लिया बाहर, x टाइम के रेस्पेक्ट में है, मतलब x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो x को तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x को डिफरेंशिएट करोगे तो देखो -2n आ गया सामने और x टू द पावर -2n - 1, याद है ना, n x टू द पावर n - 1, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो ये हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, लेकिन ये तो x है ना, टाइम होता तब तो हम यहीं पे छोड़ देते, लेकिन x है तो फिर चेन रूल लगा के हमें एक टर्म dx/dt से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि व्हाट इज dx/dt तो हमें यहाँ पे वैल्यू पता है ना, ये वैल्यू रख देते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, ये बीटा -2n, ये x टू द पावर -2n - 1 और मल्टीप्लाइड विद क्या हो जाएगा dx/dt मतलब बीटा x टू द पावर -2n। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो -2n मैं बाहर निकाल लेता हूँ और बीटा क्या हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया और x टू द पावर -2n - 1 -2n सबको ऐड कर लो तो -2n और -2n क्या हो गया -4n, सॉरी बीटा स्क्वायर तो ठीक है, x टू द पावर -4n and -1, ये हो जाएगा अपना आंसर, एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ x, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2012 का क्वेश्चन है ये, x का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो जब वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 है तो पहले वेलोसिटी का इक्वेशन तो निकाल लो, x डॉट वेलोसिटी का इक्वेशन होगा, वही तो वेलोसिटी होती है, x डॉट मतलब पहला डिफरेंशिएशन, देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12t का 12 हो गया -3t²। अब जब वेलोसिटी 0 है मतलब इसे क्या करना है, इक्वेट कर दो 0 से, जैसे ही इक्वेट करोगे 0 से तो ये क्या हो गया 3t² = 12, that is t² = 4, that means t = प्लस और -2। लेकिन टाइम के माइनस होने का कोई मीनिंग नहीं होता है, टाइम के नेगेटिव होता है कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो टाइम t = +2। अब t = +2 पे ही हमें तो एक्सीलरेशन निकालना है, कब निकालना है, फाइंड एक्सीलरेशन में वेलोसिटी 0 कब है, 2 सेकंड्स पे, सेकंड अगर उसका यूनिट हुआ तो, ठीक है। तो हमें अब 2 पे t = 2 पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लो पहले, ये एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो इस वाले इक्वेशन को वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो 12 का हो गया 0 माइनस t² पे 2t into 3 6t। अब कौन से t पे निकालना है, 2 पे, तो ये क्या हो गया -6 into 2 that is equal to -12 meters per second square, ये हो जाएगी एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नीट 2011 का है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक पार्टिकल टोटल मान लो 2x डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो उसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस दैट इज x डिस्टेंस को वेलोसिटी v1 से ट्रेवल किया है और बचा कुछ हाफ ऑफ द डिस्टेंस को v2 से ट्रेवल किया है। फाइंड आउट, क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन तुम कर लो, स्टॉप करके तुम्हें फटाफट बना लो और फिर अब बताओ कि कितनों ने कहा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 होगा आंसर, कितनों ने कहा ये आंसर देखो गलत होने वाला है। पहली बात बता दूं तुम्हें, पहली बात तो ये जान लो कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी तुम्हें मैंने बताया है 25 बार कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 2x है, 2x है नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो मुझे यहाँ का t मैं मान लेता हूँ कि ये हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम t1 लगा, अनदर हाफ में t2 लगा। तो t1 और t2 कैसे निकालूंगा, देखो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है। तो तुम्हें मैं बता देता हूँ एक ये वाला ट्रायंगल DST,
देखो अगर तुम्हें डी निकालना हुआ ना, इस ट्रायंगल से देखो डी निकालना हुआ यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना हुआ तो एस इंटू टी हो जाएगा, ये दोनों अगल बगल है तो इंटू हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें एस निकालना हुआ तो डी और टी मतलब कि डी डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। अगर टाइम निकालना है तो क्या हो गया, डी डिवाइडेड बाई एस। ये ट्रिक है, फॉर्मूला ट्रिक, ये सब तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने का ट्रिक है। तो टाइम निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई स्पीड, यहाँ पे एस स्पीड है, डी क्या है, डिस्टेंस है। तो देखो अब मुझे टी1 निकालना है, तो टी1 क्या होगा, डिस्टेंस x डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v1, तो x डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v1। वैसे टी2 निकालना है तो ये डिस्टेंस कितना है, ये भी x ही है, x डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v2। अब देखो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें मिलेगा, इसको सॉल्व कर लोगे ना तो 2 में मिलेगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो भैया एवरेज वेलोसिटी तुम ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, नहीं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो उसके लिए और ये वाला ट्रिक जो है कहीं लिखना है, लिख लो, बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत यूजफुल है, डीएसटी वाला, ठीक है। एस निकालना है तो डी बाई टी कर लो, टी निकालना है तो डी बाई एस कर लो, डी निकालना है तो एस इंटू टी कर दो, यहाँ स्पीड डिस्टेंस और टाइम ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए देता हूँ, होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं। ये है नीट 2010 का क्वेश्चन है, x के बारे में दिया है, x इज इक्वल्स टू t प्लस 5 टू द पावर ऑफ -1, ये दिया हुआ है और तुम्हें निकालना है कि एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा। ये क्वेश्चन है कि एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा और ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए कि एक्सीलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू द पावर 3/2, acceleration will be proportional to velocity to the power 2/3, acceleration will be proportional to x square, या फिर acceleration proportional होगा x to the power -2 के। ये 4 ऑप्शन दिए, A, B, C और D, ठीक है। ये इक्वेशन दिया है पोजीशन का t प्लस 5 टू द पावर -1 और एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा तुम्हें ये बताना है। ये 2010 का क्वेश्चन है, नीट 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस तुमसे बने होंगे, खुद भी बनाया होगा, ट्राई किया होगा, और नहीं तो फिर सॉल्यूशन देखने के बाद तो समझ आया ही होगा, ये मान लेता हूं। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए, 12 क्वेश्चन, मतलब इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन टोटल 12 क्वेश्चन कर लिए नीट और AIPMT के, PMT के लिए, एम्स के भी क्वेश्चन थे कुछ, ठीक है। तो ये सब मिला के हमने टोटल कवर कर लिया है। देखो जितना भी ग्राफ का क्वेश्चन था, हमने जो पढ़ा था उसके कॉन्सेप्ट से कम का ही नॉर्मली कॉन्सेप्ट था, हमने तो काफी कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। तो अगर कुछ हायर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता भी है तो हमसे बन जाना चाहिए, क्योंकि हमने उसका बेसिक सारा सब समझ लिया है ना कि ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, स्लोप का है। तो अगर कुछ ऊपर नीचे इधर उधर आगे पीछे करके क्वेश्चन बनाता भी है तो हमसे बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात होगी, ये सब हो गया। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे, मे बी प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहो मन लगा के, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।